जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। बीजेपी के सांसद तेजस्वी सूर्या विमान का इमरजेंसी एग्जिट गेट खोल देते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया इसका बचाव करते हुए इसे एक चूक बताते हैं। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन यानी यौन शोषण के इल्जाम लगे हैं, और हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह पर भी, मगर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं है और ना ही इनसे जवाब मांगा जा रहा है। ये क्रिमिनल्स की ज्वाइंट फैमिली है। दरअसल वो नया भारत बनाने निकले हैं, नफरत का जहान बनाने निकले हैं, लोगों को बांटने के अपने सियासी तमाशे में अलग शमशान कब्रिस्तान बनाने निकले हैं। जान दे नहीं सकते मगर ले तो सकते हैं। गरीब की सस्ती जान बनाने निकले हैं। ना उन्हें इंसाफ पसंद है, न बराबरी कबूल है। सुनने में आ रहा है कि मनुस्मृति को मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने निकले हैं। दोस्तों, लोमड़ी चालाक होती है, सियार शैतान होता है। वहीं सांप को खतरनाक बताया जाता है तो बाघ को डरावना माना जाता है और गधे को बेवकूफ। घोड़ा तेज होता है तो कुत्ता वफादार। और तमाशा यह है कि ये सब उस इंसान ने तय कर लिया जो कभी चालाक होता है, कभी शैतान, कभी डरावना और कभी बेवकूफ, कभी कभी बेहद तेज और वफादार भी। खैर, मुद्दे पर आते हैं। दोस्तों, भक्त पठान बायकॉट की तैयारी कर रहे थे, तभी उनसे कह दिया गया कि मुसलमानों के घर जाओ और उनसे मिलना जुलना शुरू करो। इस गैंग के सीक्रेट चीफ नफरती जंग को जायज बता रहे हैं और अब ऑफिशियल मुखिया ने इस जंग को रोकने का फरमान जारी कर दिया है। बेचारे भक्त सकते में हैं। वो नहीं जानते हैं कि ये 100 साल पुरानी क्रोनोलॉजी है। वो अपनी उसी आइडियोलॉजी को खारिज नहीं कर रहे हैं जिसके मुताबिक मुसलमान, ईसाई और कम्युनिस्ट इस देश के दुश्मन हैं। वो उसी आइडियोलॉजी को नई नई चादर चढ़ाकर सामने लेकर आते हैं। जैसे ही घिरने लगते हैं, भागकर डेमोक्रेसी की चादर के पीछे छुप जाते हैं। फिर मस्जिद जाकर मुसलमानों से मिलकर नफरती बयानबाजी पर फौरी रोक लगाकर अपने लिए मुनासिब माहौल बनाएंगे और आखिरकार फिर वही करेंगे जो करते आए हैं। दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने अब खान पठान शमशान कब्रिस्तान करने वाले बायकॉट गैंग को नसीहत दी है, जिस पर कुछ लिबरल पत्रकार डंका पीटने लगे हैं। वो भूल गए हैं कि इस गैंग का अगुवा तो खुद साहेब है। कहा जा रहा है कि खाड़ी मुल्कों से मिल रही लताड़ ने साहेब को मुंह खोलने पर मजबूर किया है। खैर, अब अगले महीने से साहेब जैसे ही चुनावी मोड में आएंगे, फिर पुराना जहर उगला जाएगा। वैसे कपड़ों से पहचाना जा सकता है वाला बयान मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में गलत बयानबाजी की कैटेगरी में आता है या नहीं, ये सवाल मुखिया से पूछे जाने का सही मौका है। दोस्तों, 3 स्टेट्स में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। त्रिपुरा में 16 फरवरी, मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को वोटिंग होगी और 2 मार्च को नतीजे आएंगे। पिछले मेघालय विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 2 सीट्स मिली थी और कांग्रेस को 21 सीट मिली थी, लेकिन विधायक खरीद कर सरकार बीजेपी ने बनाई। ऐसे सियासी तमाशे वाले हालात में इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि चुनाव कराने की जगह बोली लगा दिया करें। बीजेपी के पास बहुत पैसा है, उनके खिलाफ कोई बोली लगाने अखाड़े में भी नहीं जाएगा। वैसे अखाड़े से याद आई कुश्ती। दरअसल कुश्ती में देश के लिए मेडल जीतने वाली रेसलर विनेश फोगाट ने नेशनल कुश्ती फेडरेशन के प्रेसिडेंट बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह पर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन यानी यौन उत्पीड़न का इल्जाम लगाया है, लेकिन इस पर भी चारों तरफ खामोशी है। सोचिए, खिलाड़ियों ने मेडल जीता तो किस शख्स ने बेटी कहकर उनके साथ फोटो खिंचाई थी? आज वो धरने पर बैठी है कि उसका शोषण हुआ है, तब डंका पति जी गायब है। वैसे फिल्मों का बायकॉट करने वाली बेवकूफ गैंग जंतर मंतर पर बैठे खिलाड़ियों के बारे में कुछ नहीं बोल रही है, क्योंकि गलती इस बार इनके नेता की है। मुल्क के हालात यह है कि देश के दिग्गज पहलवान बीजेपी सांसद के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। सारा मीडिया खामोश है, बीजेपी के मिनिस्टर्स चुप हैं, पुलिस को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा उछालने वाले सब गायब हैं। वैसे नरेंद्र मोदी ने एक बार कहा था, मीडिया को संभालने में एक बार उनसे गलती हो गई थी,
इसके बाद तो उन्होंने गलती यूं सुधारी कि देश की समूची मीडिया को पालतू बना दिया। लेकिन विदेशी मीडिया लाल आंखों से नहीं डरता है। तो आपको बता दूं कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में नरेंद्र मोदी को 2002 के गुजरात दंगों का दोषी बताया गया है। 21 साल बाद वक्त फिर करवट ले रहा है, हलक फिर सूख रहा है। दोस्तों, भारत अपनी आजादी के 75वें साल में इतिहास के सबसे मुश्किल दोराहे पर खड़ा है। यहां से एक रास्ता चीन और रूस की तरह एक तानाशाही ऑटोक्रेसी की तरफ जाता है, जहां डेमोक्रेसी की आड़ में कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स को कुचलकर सत्ता एस्टैब्लिश करी जाएगी। दूसरा रास्ता उस प्रोग्रेसिवनेस की तरफ जाता है जिसमें देश के सबसे कमजोर गरीब के हाथ में सत्ता होगी और वही डेमोक्रेसी को ऑपरेट करेगा। दूसरा रास्ता प्रोग्रेसिवनेस का है, लेकिन इतिहास गवाह है कि मुगल दौर के कुछ वक्त को छोड़कर भारत कभी भी प्रोग्रेसिवनेस के रास्ते पर नहीं चला। तब भी जब आजाद भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू ने भारत की तरक्की का ढांचा जापान मॉडल पर रखा और एग्रीकल्चर और छोटे मंझोले कारोबार को भूल गए। नतीजा बेरोजगारी का साया जो शुरू हुआ वो अब नासूर बन चुका है। बहरहाल मौजूदा सरकार और मुल्क की सोसाइटी इन गलतियों को भूल चुकी है। राष्ट्रवाद के इस दौर में मौजूदा सरकार ने कहा है कि सच और झूठ का फैसला हम करेंगे। अगर सरकार ने कह दिया कि बिल्ली उड़ती है तो उड़ती है। दुनिया की कोई नॉलेज, कोई साइंस उसे गलत साबित नहीं कर सकती। एक बार आपका सच सरकारी झूठ बन जाए तो आप या तो अपने वर्ड्स वापस ले लें या जेल जाएं। सरकार जानती है कि उसका ही सच देश की गुलाम जनता मानेगी, क्योंकि देश में झूठ को सच बनाने का ठेका चंद अमीरों की फौज करती है। बीजेपी 2023 को झूठ के साल के तौर पर मनाकर सत्ता छीनना चाहती है। भारत की इकोनॉमी तीसरी, पांचवी या जीडीपी के फर्जी आंकड़े, मंदी का भारत पर असर बिल्कुल नहीं, G20 के मुखिया नरेंद्र मोदी जैसी खबरें हो या विदेशों से भयंकर इन्वेस्टमेंट, दुनिया में विश्व गुरु और मोदी का डंका जैसे तमाशेबाजी हो। बेचारे गुजराती तो इसके आदी हो चुके हैं। 28 सालों से ऐसी ही जहालत और बौद्धिक गुलामी झेल रहे हैं और अब ये भारत का गुजरात मॉडल है। इस ऊपरी चमक दमक के पीछे का सच ठीक 1 साल पहले जनवरी में जख्म के तौर पर रेलवे की नौकरी के एप्लीकेंट्स के तौर पर हंगामे की शक्ल में सामने आया था। बेरोजगारी अब और भी खतरनाक है। भारत और चीन ने तकरीबन एक साथ तरक्की के रास्ते पर बढ़ना शुरू किया था। वर्ल्ड बैंक की 1983 की रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि चाइना ने ह्यूमन डेवलपमेंट को बेस बनाकर बढ़ना शुरू किया। एजुकेशन, न्यूट्रिशन और लॉन्गिविटी के मामले में आज चीन हमसे मीलों आगे है। कम्युनिस्टों से नफरत करने वाले पाखंडी भूल जाते हैं कि माओ जेडोंग महिलाओं को आधा आसमान देना चाहते थे और उन्होंने दिया भी। वहीं नए भारत ने औरतों के लिए खुली छोटी सी खिड़की भी बंद कर दी। चीन छोड़िए, वियतनाम, कंबोडिया और पड़ोस में बांग्लादेश को ही देख लीजिए। वो हमसे पीछे चले थे और आगे निकल गए। देश का बिका हुआ मीडिया चेन्नई में एप्पल के इन्वेस्टमेंट पर वाह वाह कर रहा है, लेकिन ये नहीं बताता कि चीन से निकलकर अमेरिका का पैसा मैक्सिको जा रहा है और साहब यहां वहां नसीहतें कर रहे हैं। दशकों पहले शुरू हुई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जिन मुल्कों को कामयाबी मिली, उन्होंने बेहतर तालीम और औरतों की भागीदारी को मुकम्मल किया। भारत लिटरेट्स बनाता रहा, जो अब बेवकूफ, लफंगे, बेरोजगार और गालीबाज बन चुके हैं। नरेंद्र मोदी का डिजिटल लोग को सिखा नहीं पा रहा है, जोशी मठ को धंसने से नहीं बचा पा रहा है। साहेब ने 100 स्मार्ट सिटी का जुमला फेंका था। स्मार्ट तो छोड़िए, बेरोजगारी और बेकसी का सबब बन चुके ये शहर रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। दरअसल इन सभी झूठी हकीकतों से परे इस देश के दौलतमंद लोग जीडीपी और G20 जैसी फिजूल बातों में खुशी तलाशते हैं और सोशल मीडिया पर यह दिख भी रहा है। कांग्रेस से कुछ गलतियां हुई थी। बाद में शास्त्री के दौर में 1968 में हरित क्रांति लाकर सुधार भी हुआ। फिर बाद में मनरेगा, आरटीआई, खाने का हक भी आया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं सुधारा। आज भी वो काफी स्टाइल में 2047 की बात करते हैं, जबकि 3/4 देश बिक चुका है। इन संजीदा सवालों के साथ दोराहे पर खड़ा देश पठान, कब्रिस्तान और मुसलमान पर बहस कर रहा है, तो दूसरी तरफ देश के लिए मेडल लाने वाली बेटियां आज बीजेपी के सांसद से अपनी इज्जत बचाने के लिए धरने पर बैठी हुई हैं और साथ ही अब हुक्मरान फंडामेंटल राइट्स छीनने में जुटे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ ढोंगी बाबाओं की पोल भी लगातार खुल रही थी और एक के बाद एक बाबा बेनकाब हो रहे थे कि किस तरह ये लोग अंधविश्वास के नाम पर बेवकूफ बनाते हैं और औरतों के साथ रेप भी करते हैं।
कि अचानक कुछ पत्रकारों ने इंडोनेशिया की एक पुरानी वीडियो वायरल करना शुरू कर दिया, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि यह मौलवी बंदूक से भूत भगा रहा है। जिस तरह पिछले दिनों रामचरितमानस पर ऐतराज हो रहा था, तो रूबिका लियाकत ने बीच में कुरान को घुसा दिया और कहा, हिम्मत है तो इस पर ऐतराज करो। कुल मिलाकर सारे ढोंगी एक दूसरे से मिले हुए हैं, जो धर्म के नाम पर जनता को बेवकूफ बनाते हैं। फिर चाहे फर्जी बाबा हो, नेता हो, पत्रकार हो, ऑर्गेनाइजेशन हो या अंधे सपोर्टर्स हो, इन सब की दुकान बिना मेहनत के झूठ नफरत के प्रोपेगेंडे पर ही डिपेंडेंट है। सच से इनका कोई मतलब नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।